नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत करते हैं आज के खास इंपॉर्टेंट वीडियो में। यदि आप एसएससी सीजीएल के पूरे पोस्ट की जानकारी चाहते हैं या फिर कैसे एसएससी सीजीएल के अंदर आप फॉर्म फिल कर सकते हैं, क्या इसकी सिलेक्शन प्रक्रिया होती है, पूरी डिटेल्स में आज के इस वीडियो में बहुत ही कम समय में और बहुत ही बेहतर तरीका से सीखेंगे। वीडियो काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है, आप वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। तो दोस्तों, यहाँ पे फर्स्ट में आपको स्क्रीन पे एक एसएससी और सीजीएल मिल रहा है। बेसिक रूप में आप समझते हैं एसएससी का मतलब होता है स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, हिंदी में बोले तो कर्मचारी चयन आयोग। सीजीएल का मतलब होता है कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल। तो दोस्तों, एसएससी स्टेट के लिए भी होता है, जिस स्टेट के नाम की फर्स्ट लेटर से भी उसकी टाइटल बनती है। जैसे बिहार के लिए बिहार एसएससी को शॉर्ट में बीएसएससी बोलते हैं, हरियाणा के लिए हरियाणा एसएससी को शॉर्ट में एचएसएससी बोलते हैं, ऐसे ही अन्य स्टेट के लिए भी होता है। तो एसएससी से आप समझ सकते हैं एसएससी एक कर्मचारी चयन आयोग है, यानी आपको किसी खास डिपार्टमेंट में कर्मचारी की आवश्यकता होती है तो वो डिपार्टमेंट डायरेक्ट बहाली ना करके एसएससी एक आयोग बनाया गया है, जो कि तमाम जैसे डिपार्टमेंट अपना अपना खाली हुए सीट का नोटिफिकेशन उस डिपार्टमेंट को देते हैं कि आप हमारे लिए बहाली कर दीजिए। इसीलिए वह एक आयोग है। यह स्टेट लेवल होता है, केंद्र लेवल भी होता है। तो केंद्र लेवल की बात करें तो मुख्य रूप से आप लेवल की बात कर ले तो ये तो ग्रेजुएट लेवल आपके सामने दिख रहा है, लेकिन CHSL का भी नाम आप सुने होंगे, जो इंटरमीडिएट लेवल +2 बोलते हैं। उसके बाद में MTS का नाम आप सुने होंगे, जो 10th लेवल होता है, और ये तो ग्रेजुएट लेवल होता है। यानी कि एक 10th लेवल से लेकर ग्रेजुएट लेवल तक की बहाली एसएससी करती है। यानी कि दूसरी भाषा में कहे तो एक ऑफिसर से लेकर उसके कर्मचारी और साथ ही साथ उसकी देखरेख सफाई व्यवस्था और साथ ही साथ यहाँ तक कि उसकी सुरक्षा कर्मी तक की भी बहाली करती है एसएससी डिपार्टमेंट, जैसे एसएससी जीडी की भी बहाली होती है। तो दोस्तों, यहाँ तक आप एसएससी का मतलब समझ गए होंगे कि एसएससी एक चयन आयोग है, कर्मचारी चयन आयोग है। तो अब आगे बढ़ते हैं, सीजीएल के बारे में पूरी डिटेल्स में जानकारी लेंगे। आप कहीं मत जाइएगा, वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। तो दोस्तों, पहला स्लाइड आप देख पा रहे हैं, यहाँ पे डिपार्टमेंट और पोस्ट मैंने लिखा हुआ है। अब आप साधारण भाषा में यदि पूछे कि एसएससी सीजीएल में कौन कौन से पोस्ट होते हैं, तो इसका कोई मतलब नहीं बनता, क्योंकि हम यदि बोल दे अकाउंटेंट पोस्ट होते हैं, सब इंस्पेक्टर पोस्ट होते हैं, इंस्पेक्टर पोस्ट होते हैं, ऑडिटर पोस्ट होते हैं, तो फिर आप कंफ्यूज हो जाइएगा। भाई, ऑडिटर पोस्ट तो अन्य डिपार्टमेंट में भी होते हैं, एसआई सब इंस्पेक्टर तो आपको पुलिस डिपार्टमेंट में भी होते हैं, अकाउंटेंट तो भाई किसी कंट्रेक्चुअल बेसुअल कंपनी वगैरह सब में भी होते हैं। तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट होता है डिपार्टमेंट को जानना। तो पूरी डिपार्टमेंट की लिस्ट देखेंगे, कौन से डिपार्टमेंट होते हैं और क्या पोस्ट होते हैं। आपके सामने ये जो स्लाइड दिख रहा है, यहाँ पे सबसे टॉप में जो है, यहाँ पे डिपार्टमेंट और पोस्ट को मेंशन किया गया। आप देख सकते हैं ये जो है एक डिपार्टमेंट का बॉक्स बनाया गया है और ये ट्रेंगल में जो है एक पोस्ट को दर्शाया गया है। कहने का मतलब है कि हर एक डिपार्टमेंट में ये पोस्ट होते हैं, कॉमन कुछ पोस्टें होते रहते हैं। अब जैसे रेलवे डिपार्टमेंट में भी तो अकाउंटेंट पोस्ट होते हैं, रेलवे डिपार्टमेंट में ऑडिटर पोस्ट होते हैं, अन्य तरह की पोस्ट उसमें भी होते हैं। वही पोस्ट आपको इंटेलिजेंस ब्यूरो में भी होते हैं, CBI में भी होते हैं। CBI में सब इंस्पेक्टर जो होते हैं आपको NIA में भी होते हैं, इंटेलिजेंस ब्यूरो में भी होते हैं पोस्ट। ये जो एक कॉमन होते हैं डिपार्टमेंट, और भी बहुत सारे हैं जो कि अगले स्लाइड में आपको तुरंत ही दिखाएंगे। आप कंटिन्यू देखते रहिए। समझने के लिए मैंने कुछ कम चीज़ों को मेंशन यहाँ पे इस स्लाइड में किया हुआ है। तो यहाँ पे अगले स्लाइड की तरफ बढ़े तो यहाँ पे कुछ पोस्ट है, जैसे कि आपको मैंने बताया था कुछ पोस्ट जो है कॉमन ही होते हैं। अब इनकम टैक्स ऑफिसर की बात कर ले, CBIT डिपार्टमेंट की ये होती है। इंस्पेक्टर की बात कर ले तो पुलिस में भी होती है और CBIT में भी होती है, CBI में भी होती है, और उसके बाद में आपको IB में भी होती है, यानी इंटेलिजेंस ब्यूरो, हर एक में होती है। तो मुख्य रूप से इस क्रम में पोस्ट होते हैं। आप यहाँ पे पूरे पोस्ट को देख सकते हैं। यहाँ पर भी मैंने पूरे पोस्ट नहीं लिखा, लेकिन एक कॉमन जो पोस्ट है ये सारे पोस्ट होते हैं। अब खास इंपॉर्टेंट है डिपार्टमेंट को जानना। यहाँ पर भी कुछ कम डिपार्टमेंट है समझने के लिए। यहाँ पे आप पूरी डिपार्टमेंट का लिस्ट देख सकते हैं। नेम ऑफ इंडियन गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, जो कि सीजीएल के तहत बहाली लेती है, यानी कि एसएससी सीजीएल को बोलती है
हमारे डिपार्टमेंट में इतनी वैकेंट सीट है। जैसे सीबीआई वाले, सीबीआई डिपार्टमेंट बोलेगी कि हमें सब इंस्पेक्टर की, अकाउंटेंट की, ऑडिटर, ये तमाम पोस्ट की इतनी इतनी वैकेंसी चाहिए, ये नोटिफिकेशन बना के एसएससी डिपार्टमेंट को भेज देगी। वैसे ही सेम अपने अपने अनुसार सब लोग भेज देंगे एसएससी डिपार्टमेंट के। अब एसएससी डिपार्टमेंट सबको एक कॉमन लेवल देखेगी कि सबकी एलिजिबिलिटी तो भाई ग्रेजुएट लेवल ही है, एक हाई प्रोफेशनल जॉब है, बी लेवल की जॉब है, बी ग्रेड की जॉब है, तो वो क्या करेगी, कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल की वैकेंसी के तहत सबकी बहाली लेगी, यानी कि सीजीएल के तहत बहाली लेगी। तो आप स्पष्ट तौर से एक आसानी में समझ गए होंगे कि क्या रोल होता है एसएससी का। इससे पहले आपको यहाँ पे सबसे महत्वपूर्ण आपको दिखा दे इसकी पेमेंट कैसे मिलती है, सैलरी कैसे मिलती है। ग्रुप बी लेवल की और सी लेवल की खास तरह की इसमें पोस्टें होती है। यहाँ पे आप देख सकेंगे पोस्ट को सैलरी वाइज डिवाइड कर दिया गया है। यहाँ पे फर्स्ट में आप देख रहे हैं पे लेवल 8, जो कि बहुत ही बड़ी सैलरी होती है। 47,600 से लेकर 1,51,100 की सैलरी है। 1.5 लाख से अधिक तक की सैलरी इसकी जाने वाली। इसमें जो पोस्ट हैं, आपको 2 पोस्ट इसमें मेंशन किए गए हैं, पूरे पोस्ट को आप देख सकते हैं। वीडियो को मैं लंबा करना नहीं चाहता, आपको बहुत कुछ दिखाना है आज के पोस्ट में, सिलेबस तक दिखाना है आपको, एग्जाम कौन कौन से प्रश्न पूछ के इसकी फाइनल सिलेबस तक दिखाएंगे। यानी ओवरऑल आज का ये वीडियो काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। यहाँ पे आप सब कुछ देखते चले। 7th लेवल की जो सैलरी आपको मिलेंगी, थोड़ा सा उससे कम, उसकी इसमें तमाम बहुत सारे पोस्ट है। आप एक एक करके वीडियो को स्लो करके या फिर आप पॉज करके आप इसको देख सकते हैं। सब इंस्पेक्टर तक की ये सारी सैलरी जो है 7th लेवल तक की इसमें सैलरी है। पूरा इसमें एज लिमिट को भी बताया गया है, मिनिमम कितना और मैक्सिमम कितना इसमें एज लिमिट हो सकता है। वहीं इसमें आपको थर्ड में बता दे पे लेवल 6th लेवल की जो सैलरी है, इसमें भी बी ग्रुप लेवल की है, लेकिन इसकी सैलरी 6th लेवल की है। 35,400 से 1,12,400 तक की सैलरी बनने वाली है, देख सकते हैं। आपको यहाँ पे 4th में 5th लेवल की जो सैलरी है, मिनिमम 29,200 से 92,300 रुपये तक इसकी सैलरी है। पूरी पोस्ट इसमें भी काफ़ी पोस्ट हैं, देख सकते हैं। उसके बाद 4th लेवल जो सैलरी मिलने वाली 25,500 से लेकर 81,100 की सैलरी है। इसको भी आप बारीकी से पूरे देख सकते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं टायर 1 और टायर 2 की एग्जामिनेशन की पूरी सिलेबस दी गई है। यहाँ पे आपको जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग से 25 क्वेश्चन होंगे, 50 मार्क्स के वो क्वेश्चन होंगे। जनरल अवेयरनेस से 25 क्वेश्चन, 50 मार्क्स, यानी प्रत्येक क्वेश्चन आपको 2-2 नंबर के होंगे। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड से 25 क्वेश्चन, 50 मार्क्स। वहीं इंग्लिश से कॉम्प्रिहेंशन से 25 क्वेश्चन, 50 मार्क्स। कुल टोटल 200 मार्क्स के क्वेश्चन, नंबर ऑफ क्वेश्चन 100 हैं और आपको 1 घंटे का समय इसमें दिया गया है। पेपर 1 एक जनरल नॉर्मल टाइप की एग्जाम होती है, लेकिन बेसिक एग्जाम जो पेपर 2 की होती है, ये काफी थोड़ा टॉप और मतलब एक स्टैंडर्ड लेवल की होती है। टायर 2 में आपको 4 पेपर की एग्जाम देने होते हैं। पहला जो है क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड से आपको 100 क्वेश्चन 200 नंबर के देखने को मिलेंगे। वहीं पेपर 2 का एग्जाम इंग्लिश लैंग्वेज एंड कॉम्प्रिहेंशन से 200 नंबर, 200 क्वेश्चन रहेंगे, 200 नंबर के रहेंगे। पेपर 3 आपका स्टैटिक्स से रहेंगे, जो 100 क्वेश्चन 200 नंबर के होंगे। पेपर 4 जनरल स्टडीज, फाइनेंस एंड इकोनॉमिक्स के बेसिक क्वेश्चन इसमें रहेंगे, आपको 100 क्वेश्चन 200 नंबर के। यानी कि पेपर 2 आपको थोड़ा सा हाई लेवल के हो जाते हैं। कुल मार्क्स की यदि बात कर ले तो 800 नंबर के पेपर 2 के एग्जाम होते हैं। यहाँ पे आप नंबर ऑफ क्वेश्चन को भी कैलकुलेट कर सकते हैं। 500 क्वेश्चन होते हैं, 800 नंबर के एग्जाम होते हैं। यही दोस्तों, ये दोनों की बात कर ले तो आप यहाँ पे मैं सब कुछ ऑफिशियल नोटिफिकेशन के माध्यम से दिखा रहा हूँ, अपने से कुछ मैंने एडिट नहीं किया हुआ है। यहाँ पे आप स्पष्ट तौर पे देख सकते हैं निगेटिव मार्किंग इसमें है, जो कि टायर 1 में आपको 0.05 निगेटिव फॉर ईच रॉन्ग क्वेश्चन काफी टॉप होता है दोस्तों। आपको यानी कि आधे, यानी कि 1/2 की, इसको यदि आप कैलकुलेट करें तो 1/2 निगेटिव मार्किंग इसमें होगा। 2 क्वेश्चन यदि आप गलत करते हैं तो आपको 1 निगेटिव में चला जाएगा। यहाँ पे टायर 2 की बात कर ले तो 0.25 यानी 1/4 की निगेटिव है। आप यहाँ पे देख सकते हैं इच रॉन्ग आंसर विद द पेपर 2 इंग्लिश लैंग्वेज एंड कॉम्प्रिहेंशन एंड 0.5 यानी 1/2 की मार्क फॉर इच रॉन्ग आंसर इन पेपर 1, पेपर 3 एंड पेपर 4। केवल आपको पेपर 2 के लिए, यानी कि टायर 2 में आप पेपर 2 जो इंग्लिश लैंग्वेज कॉम्प्रिहेंशन है उसके लिए 1/4 है निगेटिव, बाकी सबके लिए आपको 1-2 ही निगेटिव है। यानी कि ओवरऑल कहें तो निगेटिव की थोड़ा इसमें टाइट कंडीशन है दोस्तों। यहाँ पे इस प्रकार से आप यदि वो सारे क्वालिफाई कर जाते हैं, आप इसको थोड़ा सा करके पढ़ भी सकते हैं। मैं पूरे नोटिफिकेशन के माध्यम से बहुत कुछ दिखाना चाह रहा हूँ, इसमें आप लगातार देख सकते हैं। टायर 3 का एग्जाम जो होता पहले इंटरव्यू होता था, लेकिन अब इसके पेन पेपर एग्जाम होते हैं, डिस्क्रिप्टिव पेपर होते हैं, हिंदी और इंग्लिश दोनों ही माध्यम में से आप कोई एक पेपर में ऐसे लिखने के लिए, लेटर ऐसे लिखने के लिए खासकर इसमें प्रश्न आते हैं। आपको 1 घंटे के समय मिलते हैं। 100 मार्क्स के ये एग्जाम होते हैं, टायर 3 तक होते हैं। उसके बाद में टायर 4 में जिन पोस्टों के लिए स्किल टेस्ट होता है, वहीं पोस्ट टायर 4 में अपना स्किल टेस्ट देते हैं। अदरवाइज बाकी लोग अपना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करा लेते हैं। नेक्स्ट में वही बात कर ले तो यहाँ पे अब इसकी सिलेक्शन प्रोसेस की बात कर ले, कौन कौन लोग इस फॉर्म को भर सकते हैं। भाई सीजीएल का मतलब कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल, जाहिर सी बात है स्नातक उत्तीर्ण छात्र इस फॉर्म को भर सकते हैं। जैसे कि आप साइंस, आर्ट्स, कॉमर्स कोई भी रिलेटेड सब्जेक्ट से हो तो आप भर सकते हैं। एज लिमिट काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है, 27, 30 और 32 मैक्सिमम एज मैंने यहाँ पे दर्ज किया हुआ है। मिनिमम आपको 18 है। 27 का मतलब जैसे कुछ अन्य पोस्ट होते हैं, जैसे सब इंस्पेक्टर जैसे पोस्ट हो गए, उनमें 27 मैक्सिमम होती है। ये जनरल की आंकड़ा है,
है। आपको आरक्षण के अनुसार सब में 5 वर्ष 7 वर्ष की छूट भी मिलती है, प्लस हो जाती है। यहाँ पे मैक्सिमम पोस्ट पे 30 वर्ष मैक्सिमम होता है जनरल के लिए, वहीं कुछ पोस्टों पे 32 होता है, जैसे अकाउंटेंट पोस्ट पे 32 वर्ष होता है मैक्सिमम एज। ऐसे आप यहाँ पे एज लिमिट समझ गए। एप्लीकेशन फी की बात कर ले तो जनरल और ओबीसी कैटेगरी के छात्र के लिए यानी मेल कैंडिडेट के लिए 100 रुपये फी लगते हैं। अदर अन्य कैंडिडेट SC ST PH ये सारे कैंडिडेट के लिए कोई फ़ी नहीं लगता। साथ ही साथ अदर अन्य महिला कैंडिडेट के लिए कोई फ़ी नहीं लगता। यहाँ पे आप एलिजिबिलिटी लगभग समझ गए होंगे। उसके बाद में कैसे इसकी सिलेक्शन होती है, काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है दोस्तों। मैं बार बार कहता हूँ किसी भी वैकेंसी को भरने से पहले ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है इसकी सिलेक्शन प्रोसेस कैसा है, ताकि आप उसके लिए कैपेबल हो सकते हैं या फिर नहीं, ये देखना जरूरी होता है। तो यहाँ पे सिलेक्शन प्रोसेस आपको 4 चरण में होता है, यानी कि फर्स्ट में आपको कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम हो जाते हैं, सेकंड में भी एक और कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होती है, और वही थर्ड में जो है, थर्ड में पेन एंड पेपर मोड एग्जाम होते हैं। पहले इंटरव्यू हुआ करते थे, लेकिन अब उसके बदले में पेन पेपर डिस्क्रिप्टिव टाइप यानी कि लिखने प्रश्न मिलते हैं, निबंध टाइप के मिलते हैं, आपको लिखने होते हैं, यानी कि पेन पेपर एग्जाम। और फोर्थ में होता है जिन पोस्टों के लिए स्किल रिक्वायरमेंट होता है उसके लिए फोर्थ में उस स्किल टेस्ट होती है। अन्यथा जिन पोस्टों के लिए नहीं होता है, फोर्थ में डायरेक्ट उनकी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाती है और इस प्रकार से मेरिट बन जाती है और उनके बाद में उनकी मेरिट में नाम आने पे ज्वाइनिंग हो जाती है। तो ये सिलेक्शन प्रोसेस आप एक लंपसम में समझ गए होंगे, आशा करते हैं। तो दोस्तों मैंने वीडियो को काफ़ी लंबा भी नहीं लिया, बहुत ही आसानी से मैं समझाने का एक शॉर्ट वीडियो बनाने का प्रयत्न किया। आशा करते हैं वीडियो आपको काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा होगा। आप इस वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। फिर मिलते हैं एक नई इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, और तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।